सेट नंबर 19 का पहला प्रश्न है कि अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिजन। हरिजन समाज पत्र। हरिजन पत्रिका में सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है। हरिजन नाम गांधी जी द्वारा दिया गया नाम है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का संपादन किया था। हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक की रचना भी गांधी जी ने किया था। और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया गया था 1924 के कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में, जो कि कर्नाटक में स्थित महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ है। तो ये भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। बात करें इसके बारे में कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, किंतु 24वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में प्रथम मौलिक अधिकार समता या समता का अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक आपका उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है, द हेग में। और इसके बारे में बात करें तो GH हैकवर्थ समिति के रिपोर्ट पर जून 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया, जो अप्रैल 1946 ईस्वी में कार्य करना आरंभ किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इस न्यायालय में भारत के नागेंद्र सिंह अध्यक्ष तथा RS पाठक जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत के दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न, पेनिसिलिन किससे तैयार किया जाता है, किससे निकाला है। चौथा का ऑप्शन सी जो हो जाएगा फफूंदी से। किससे, फफूंदी से। फफूंदी जो है कवक होता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में, आयोडीन बनाने में, खाद्य के रूप में तथा अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक रस्ट और स्मट कवक हानिकारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत रामायण से लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। इसी में महाभारत रामायण से लिया जाता है, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर है। बात करें ओडिसी, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर या सादिर अट्टम नाम से भी जाना जाता है। अशास्त्रीय जो सतरिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में स्थित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद बात करें हम लोग चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग चुना है तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है, विरोधी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वन हु इज लाइकेबल। यहाँ पर 7 का कौन हो जाएगा। तो यदि व्यक्ति मिलनसार अथवा सभी के द्वारा पसंद किया जाने वाला तो उसे एमिएबल कहते हैं। यदि माहौल अथवा पर्यावरण अनुकूल हो तो एमिकेबल कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आई वाज रिटेन ए पोएम। आई वाज रिटेन ए पोएम, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए पोएम वाज बीइंग रिटेन बाय मी, 8 का डी ऑप्शन सही है। ए पोएम वाज बीइंग रिटेन बाय मी। नेक्स्ट है कि बट इन मीन्स, तो बुट एंड मीन्स का मतलब क्या होता है। तो 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कहा जाता है बुट इन का मतलब हस्तक्षेप करना है, इंटरप्ट होता है या इंटरफेयर होता है। तो 9 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि ब्रेक इनटू मीन्स, ब्रेक इनटू में से क्या होगा। तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रेन टू मतलब तोड़कर अथवा जबरदस्ती घुसना। तो ये इंटर बाय फोर्स, फोर्स मतलब बल लगाकर घुस जाइए कि नहीं, जबरदस्ती घुस जाइए, उसी को कहते हैं हम लोग जबरदस्ती। नेक्स्ट है कि प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। ये आपका श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका आपको बात करें, श्रीलंका में ये प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड स्थित है। तो प्रेमदासा जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति एक समय में थे। इप्सम स्टेडियम स्कॉटलैंड में स्थित है। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में स्थित है। इस प्रश्न का आपके आंसर हमारा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। तो ये बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायोमास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और बात करें इनके बारे में, गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती हैं जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती हैं। गोबर गैस संयंत्र में शेष बचे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 65% होती है। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। CO2 का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो इस प्रश्न वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्द्रता युक्त हवा का जब संघनन होता है तो वर्षा होती है। वर्षा की बूंद गोल होती है। यह मुख्य रूप से पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाता है? 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडज प्राणी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पक्षी वर्ग अंडज कहलाते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तापमान की एसआई यूनिट बताना है। तो तापमान की एसआई यूनिट आपका क्या होता है? केल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें हम लोग तो केल्विन का हिमांक आपका 273 केल्विन होता है एवं भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। हम बात करें, पहले सेल्सियस पैमाने का सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था और रोमन पैमाना में हिमांक 0 डिग्री आर एवं भाप बिंदु 80 रूमर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो यहाँ पर बताना है नागार्जुन की रचना कौन नहीं है। तो दादा कॉमरेड जो है नागार्जुन की रचना नहीं है। बाकी सब रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, ये सब नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगले प्रश्न की, तो वह अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये अर्धमागधी से विकसित हुई है। अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो वो है 18 नंबर, तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई? तो 18 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, यही बात लिखी गई है इसे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग है। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है। तो 19 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि उत्कंठित का प्रवाची नहीं है। तो उत्कंठित का प्रवाची आपका है अभिलाषा। अभिलाषा आपका प्रवाची नहीं है उत्कंठित का। बाकी इच्छुक हो जाएगा, लालायित हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गैस नियतांक आर का मात्रक क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल केल्विन पर मोल होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या हो जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? घटता है। क्या हो जाता है? घटता है, आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसार होता है, जिससे द्रव में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान घट जाता है। और कुछ हम पदार्थों के अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं। पानी का 1.33 होता है। एथिल अल्कोहल का 1.36 होता है। कांच का 1.5 से 1.9 होता है। फ्लिंट कांच का 1.65 होता है। किरोसिन ऑयल का 1.44 होता है। हीरा का 2.42 होता है। बाऊ का 1 होता है अपवर्तनांक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रबड़, कांच, तांबा, इस्पात। इस्पात की जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो सबसे अधिक होता है। बात करें कि क्वार्ट्ज फाइबर में फास्फर ब्रांज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के श्रेणी में रखते हैं और इस्पात जो होता है रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। जिन वस्तुओं पर प्रतिबल के आरोपित करने पर जितना कम विकृति उत्पन्न होता है वस्तु उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से कितना किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.36 किलो जूल। बात करें पृथ्वी पर सूर्य सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत है और सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। सूर्य में लगभग 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, 0.7% ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नियोन गैस पाए जाते हैं। बात करें सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक या 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या 19 सेकंड लगता है और इस सतह का पलायन वेग आपका 617.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में 55 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगला प्रश्न की, तो वह है, निम्न में से किसी मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया? तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसके बारे में
कि 1286 ईस्वी में मोहम्मद यानी शाहिद आजम की मृत्यु होगी। ऐसा माना जाता है कि शाहजादा मोहम्मद यानी बलबन का पुत्र की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई थी। गयासुद्दीन बलबन इलबरी जाति के तुर्क था जिसे मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था। राजत्व के संबंध में उसने दैवीय अधिकारों पर बल दिया तथा सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को चलाया और ईरानी त्यौहार नेरोज को मानना प्रारंभ किया था। इसने दीवाने आरिज नामक एक सैन्य विभाग तथा बारिद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील इंसान भी कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को आपके जानते हैं लाख बख्श के नाम से, कुरान खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इस प्रश्न का क्या मतलब है? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना क्या कहलाता है? तो ये सांतत्य समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसके बारे में, इस सिद्धांत के अनुसार पाइप में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव का द्रव्यमान पाइप से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है? तो क्या हो जाएगा? द्रव में ठोस पृष्ठ के ठोस एवं द्रव दोनों पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। द्रव एवं ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल व ठोस के तल खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के अंदर बना कोण ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करते हैं। ये आपका रेनॉल्ड संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा रेखीय प्रवाह में किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाला द्रव के सभी कण का वेग एक समान होता है। जब द्रव के कणों की गति अनियमित हो तो उसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। टोरिसेली ने दाब का नियम दिया था। इन्होंने बैरोमीटर का निर्माण किया था, टोरिसेली ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैन उल आबादीन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें, इसने 1420 से 70 के बीच शांति एवं प्रजा हित में कार्य किया था। इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था तथा महाभारत एवं कल्हड़ रचित राज तरांगड़ी का फारसी में अनुवाद कराया था। इन्होंने कागज निर्माण और जिल्दसाजी की कला सीखने हेतु 2 व्यक्तियों को समरमंद भेजा था। और इन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया तथा हिंदुओं को ऊंचे पदों पर बैठा और निर्वासित ब्राह्मणों को वापस लौटने एवं पूजा अर्चना आदि के लिए मंदिरों आदि के निर्माण की अनुमति दिया था। अपने कल्याणकारी कार्यों और प्रजा के प्रति उदार नीति के कारण आज भी कश्मीर के लोग आबादीन को बड़ शाह यानी महान सुल्तान कहते हैं। 1339-40 में शाहमीर ने सुल्तान शमसुद्दीन को उपाधि धारण कर कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना की। वह कश्मीर का पहला मुसलमान शासक था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, कि जल जो है सावर्तिक विलायक कहलाता है। पृथ्वी का 71% भाग पर जल से भरा हुआ है। जल की तीनों अवस्थाओं में घनत्व में उतार चढ़ाव होता रहता है और जल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। भारी जल D2O होता है और इसका उपयोग शीतलक मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाएगा, उसके बाद इसे 10% कम कर दिएगा। इसके वेतन में कितना प्रतिशत? आप जानते हैं x² कर दीजिए, यानी 10% बढ़ाएं 10% घटाएं, हमेशा आपको हानि होता है और आपका 1% आपका हानि के रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये वस्तु को बेचने पर इतना रुपया का लाभ होता है और 40% लाभ कमाने के वस्तु कितने में बेचे गए? ये 32 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब किसी धनात्मक संख्या भिन्न संख्या वर्ग में 2 जोड़ा देता है, मान इतना प्राप्त होता है, मूल भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो 33 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न समीकरण का हल करना है, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 प्रेषण इतना का मान दिया है, तो अंतिम प्रेषण का मान दिया होगा 35 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी मिश्र धातु में इतना मिश्र धातु में तांबे निकल का अनुपात ज्ञात करना बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 15/22 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मौसा ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला का मौसा ज्ञात कीजिए, नीचे वाला का एलसीएम ज्ञात कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 17/90। नेक्स्ट है कि यदि x माइनस माने x² प्लस mx प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दोनों को बराबर कर दिए, x बराबर 2 का मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 38 का आपका ए आपको ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 39 का आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी मैथ का प्रश्न नहीं बन रहा है ना तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको बनाकर भेज देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 40 का ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ये क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 41 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में सिडनी रॉलेट लंदन हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इस कारण इसका विरोध किया गया था और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर 1976 हो जाएगा। और संविधान के प्रारंभ में एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन में लेखा परीक्षण या अंकेक्षण दोनों प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। और बात करें संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ एवं सेवा की शर्तों से संबंधित हैं और अनुच्छेद 151 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिस पर लोक लेखा समिति विचार करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है? 43 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। बात करें इसके बारे में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी द्वारा उद्यम को चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भूखंड और कच्चे माल के रूप में उत्पादन किया जाता है। और बात करें उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम की आवश्यकता होती है। भूमि, श्रम, पूंजी की सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पाद को बाजार में बेच देता है, इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। उद्यमी संप्राप्ति का प्रयोग मशीन खरीदने और नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं ताकि उत्पादन का विस्तार हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। उत्पादन के कारक हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और जोखिम, 5 कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यूएस के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित किया गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम आईबीआरडी एवं आईएमएफ की स्थापना किया गया था और आईबीआरडी एवं आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान ब्रेटन वुड्स ट्विंस नाम दिया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का प्रथम भारतीय मूल के अजय बंगा अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देती है। आईएमएफ भुगतान संतुलन में सदस्य राष्ट्रों को सहयोग देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1882 की त्रिगुट संधि में कौन सम्मिलित नहीं था? आपका इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था। बात करें 1882 की त्रिगुट संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश सम्मिलित था। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो है त्रिराष्ट्रीय समझौता का सदस्य था। 1894 में फ्रांस और रूस के बीच फ्रैंको रूसी गठबंधन हुआ था। 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एंटेंट कॉर्डियल हुआ था। 1907 में ब्रिटेन और रूस के बीच एंग्लो रूसी एंटेंट हुआ था। बिस्मार्क यूरोप में गुटबाजी के जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। अब बात करें इनके बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ था। राजा गंगाधर राव से हुआ था। लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद लिया गया पुत्र का नाम दामोदर राव था और मोरोपंत तांबे लक्ष्मीबाई के पिता और भागीरथी बाई माता का नाम था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका और इन्हें मनु और छबीली नाम से भी जाना जाता था। लक्ष्मीबाई के गुरु तात्या तोपे थे। लक्ष्मीबाई जून 1858 में ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज से युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका लोनार झील कहाँ स्थित? लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर एवं गांधी सागर जो चंबल नदी पर स्थित हैं। बात करें हम लोग भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान की सांभर झील है। नोट कीजिएगा, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील आपका राजस्थान की सांभर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो आपका सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 48 का। और बात करें हम लोग सिक्किम जो है 4 राज्यों की सीमा नेपाल से लगते हैं, जैसे कि माने नेपाल से 4 राज्य लगते हैं जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब बात करें हम लोग भारत की सीमा से संबंध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
पाकिस्तान से संबंध भारत के राज्यों में जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी पाकिस्तान से संबंध लगते हैं। और चीन से संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं। भूटान से संबंधित भारत के 4 राज्य जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। म्यांमार से संबंध भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगते हैं। बांग्लादेश से संबंध भारत के 5 राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं, ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा द्वैधिकार। द्वैधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें, अतः अपनी आय सुरक्षित करने हेतु वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने तथा दोनों उद्यमों के कुल लाभ को एक साथ अधिकतम करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों उद्यम ऐसे सकल एकाधिक की उद्यम की भांति व्यवहार कर सकते हैं जिसके 2 कारखाने हो। एकाधिकार बाजार में किसी उत्पादन पर केवल एक फर्म का पूर्णतः अधिकार होता है और आपका एकाधिकार बाजार की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ उठाना चाहता था। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वर्ग को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। अब बात करें, एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का अंतर आता है और संपूर्ण पृथ्वी के एक वृत्त मानकर 360 अक्षांश में बांटा गया है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री पर विभाजित करता है। भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है। सूर्य का प्रकाश भी सीधी पड़ती है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर स्थित है। भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार माता है जो गुजरात में स्थित है। मुख्य भूमि से दूरस्थ दक्षिणी सीमा क्षेत्र कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मंगलौर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। बात करें, मंगलौर कर्नाटक में स्थित है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत के चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नानवा सेवा बंदरगाह का नाम अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हो, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि भारत में स्थापित सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना उद्योग का नाम क्या है? तो ये टिस्को है। टाटा लोहा माने सफल के बात करें तो टाटा लोहा और इस्पात कंपनी ने टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसके बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना 1907 में किया गया था और भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में किया गया था। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना 1923 में किया गया था। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना 1964 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1914, यानी 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था। बात करें, राष्ट्रसंघ के सचिवालय जेनेवा में स्थित था और राष्ट्रसंघ की स्थापना में वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योग था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना किया गया था और यूएनओ की स्थापना में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फिर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था? 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। बात करें 1930, 31 एवं 32 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए और पुनः 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जो स्थगित था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष थे।
और इसके बारे में बात करें थोड़ा सा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी और जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था और संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ये आपका सरपंच होता है। सी हो जाएगा 58 का, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायत में न्यायिक कार्यों का संपादन सरपंच द्वारा किया जाता है। सरपंच पंचों के सहयोग से न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। न्याय मित्र विधिक सलाह प्रदान कर ग्राम कचहरी को करते हैं। पंचायती राज का मौलिक यूनिट ग्राम पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 11वीं अनुसूची में 29 विषय का शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है और इसके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से बात करें हम इसके बारे में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री शासन के मुख्य होते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों से त्यागपत्र ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति परामर्श मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। महान्यायवादी पद का उल्लेख आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य विधिक सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? तो आपका अधीनस्थ न्यायालय, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें भारत में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। भारत में न्यायिक क्षेत्र का शीर्ष संस्था उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध जो आपका संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 124 से माने 124 से भाग 5 है, भाग 4 नहीं भाग 5। फिर से देखिए, उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख है। और बात करें अधीनस्थ न्यायालय की तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण और नियंत्रक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु जो भी इससे पहले हो। आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इनके बारे में तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयुक्त और चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 325 के अधीन चुनाव के समय सभी प्रशासनिक मिशनरी चुनाव के अधीन कार्य करते हैं। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा विधानमंडल का निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार होते हैं। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य जो होते हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं। नेक्स्ट है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर बताना है 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक एचडीआई एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। एचडीआई यूएनडीपी द्वारा 1990 से निकाला जाता है और एचडीआई के जनक पाकिस्तान के मकबूल उल हक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का कार्य ये बताना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, यही आपका काम है। और व्यावसायिक बैंक जनताओं को लेन देन का बैंक है और आरबीआई जन साधारण का बैंक नहीं है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का भी बैंकर है। अवध व्यावसायिक बैंक की प्रथम व्यावसायिक था और आपका 1881 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 64.6 वर्ष, क्या हो जाएगा 64.6 वर्ष, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2014 से 18 के आधार पर भारतीयों का औसत जीवन काल 69.4 वर्ष था। विकसित देशों की औसत आयु 75 वर्ष से अधिक है। भारत में सबसे अधिक औसत आयु आपका केरल राज्य का है। 1970 से 75 में भारतीयों का औसत आयु 49.7 वर्ष था।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी निम्न आर्थिक नीति अपनाई गई थी। 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1991 में। अब बात करें 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। चीन में उदारीकरण 1978 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जब लीड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। 23 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड क्लोराइड निर्मित होता है। 6/7 का डी हो जाएगा। बात करें लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण यह कॉपर को विस्थापित कर यौगिक बनाता है। लेड आर्द्र वायु के साथ प्रतिक्रिया कर पहले हाइड्रोक्साइड का और फिर कार्बोनेट की परत बनाती हैं। यह वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया कर लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप जाते हैं पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है, मैंने 18 तक समा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन डी आप करेक्ट कीजिए। 10 गो अधिकतम से अधिकतम बोल रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडीसिक ग्लोब के रूप में पाया जाता है। तो आपका बकमिस्टर फुलेरिन या फुलेरिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कार्बन का 3 अपरूप है, एलोट्रोपी है, वो है आपका फुलेरिन, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। कार्बन पर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 4 के ए में रखा गया है। फुलेरिन का आकार साकर बल की तरह दिखता है, सौकर बल। नेक्स्ट प्रश्न के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा मेंडल का। मेंडल जो मटर का पौधा प्रयोग किया था। और बात करें वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित हुए वे अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स नाम 1905 में W वाटसन ने दिया था और जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। डार्विन जैव विकास से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग से संबंधित नहीं, ये बताना है आपका। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दे की धमनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की कोशिकाओं से वर्ज्य यानी वेस्ट या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन अंग जैसे हम बता रहे हैं, जैसे में किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, आंत हो गया, ये सब वेस्टेरियल निकालते रहते हैं वेस्ट मटेरियल को। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए थे। आपका मर्सिलिया का पौधा हो जाएगा, मर्सिलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें छत्र देवदार माने पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं और पीले बादल बन जाते हैं। साइकस को सागो पाम भी कहते हैं। देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल तैयार किया जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। सवाल युक्त साइकस की जड़ को कोरोनॉइड जड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 73 नंबर की निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलग समिति। इसके बारे में बात करें, वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस कार्यकाल द्वारा जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में बिहार में गरीबी 51.91% बताए गए हैं, जो सबसे अधिक गरीब राज्य भारत का है। बिहार सबसे गरीब है। और इस कार्यकाल ने एक ऐसा गरीबी निर्देशांक तैयार किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संतुष्टि प्रदान की गई हैं। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में बिहार में गरीबी 51.91 बताए गए हैं, जो सबसे अधिक गरीब राज्य भारत का है। इस गरीबी निर्देशांक के आधार पर जिन व्यक्तियों का उपयोग व्यय इन कैलोरियों की आवश्यकता की पूर्ति कम होगा वे गरीबी के नीचे होंगे। लकड़वाला समिति गरीबी पर बनाया गया था 1989 से 93 में। और बात करें कि तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति भी गरीबी पर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। नेट्रियम आपका सोडियम का है। किसका है, सोडियम का है। और सोडियम का प्रतीक Na होता है और सोडियम का निष्कर्षण कास्टनर विधि और डाउन विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है और सोडियम का घनत्व पानी से कम होता है। सोडियम तीव्र गति से जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अवस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो 75 का ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है कि वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष घई। सुभाष घई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की सूची जो है बता रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए शेरशाह को मिला गया था और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो विष्णुवर्धन जो कि फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है, और सर्वश्रेष्ठ आपका अभिनेत्री कृति सैनन है, फिल्म का नाम मिमी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा आदिकाल। क्या हो जाएगा? आदिकाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो केतली जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है और शेष क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। तो इस प्रश्न का आंसर है जो ऑप्शन बी, संकेतवाचक। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक शब्द है। उपयुक्त कथन जो है एक संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। संकेत या शर्त व्यक्त करने वाले वाक्य संकेतवाचक कहलाता है। नेक्स्ट है कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या होता है? मुकर जाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है और आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में औरत की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18 है, और आपका आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले द्वारा बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। तत्व का मौलिक कण परमाणु संख्या है। मोसले ने परमाणु संख्या को तत्व का मौलिक गुण माना है। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज से डायरेक्ट की मानक उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेश रैना को। किसको? सुरेश रैना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बढ़िया रोधी कौन सा है। तो आपका कांच हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच में वायु की चाल 56 से 40 मीटर प्रति सेकंड होता है, और कांच में प्रकाश की गति 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वही वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जिन भौतिक गुणधर्मों माने भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परमाणु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये आपका अपर रूप कहलाते हैं, एलोट्रोपी कहलाते हैं। माने भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अपरूप। जैसे कार्बन का क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, पुलेरिन, ये सब कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न आप, अच्छा इन सब के बारे में भी बात कर ले, थोड़ा समस्थानिक के भी बारे में। तो समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु के समस्थानिक कहा जाता है। असंभारिक किसे कहते हैं? संभारिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी आपका करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी के आकार और रचना अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हीम नामक रंजक के कारण हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये आपका पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें, पीयूष ग्रंथि यह कपाल की स्टेफाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि से अनेक हार्मोन निकलते हैं, जैसे एसटीएच हार्मोन निकलता है। यह शरीर वृद्धि विशेषकर हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। और एसटीएच जो है की अधिकता एक्रोमिगली उत्पन्न करते हैं, और कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। मैंने एसटीएच के कम हो तो मनुष्य में बौनापन हो जाए। और पीयूष ग्रंथि की हार्मोन विभिन्न दैहिक क्रियाएं तथा अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा गया है। नेक्स्ट आपका कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो इंसुलिन आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और आपका थायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और एड्रिनल ग्रंथि से ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स तथा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निंद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है मन निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है। तो आपका 88 का बताना है, ट्रिफनस
ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। माने 88 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ट्रिपैनोसोमा। बात करें निंद्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय होता है। और स्लीपिंग सिकनेस में ट्रिपनामाइड्स सुई उपचार में प्रयोग किया जाता है। ट्रिप्सेमाइड सुई जो है उपचार में लाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोपैथेलेमिया रोग होता है। और कैल्शियम विटामिन के साथ हड्डियां तथा दांतों को दृढ़ता मिलता है। तांबा हीमोग्लोबिन तथा अस्थि निर्माण में इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम आपका क्या है? फफूंद है। क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। सवाल प्राय पर्णहित युक्त, संवहन उत्तक रहित तथा आत्मपोषी होते हैं। क्लोरेला नामक सवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाया जा सकता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन के बने थे। जिम्नोस्पर्म पौधे मरुदभिद यूरोफाइट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम के नाम रेनिन एंजाइम है। और क्या, अगर इसके बारे में बात करें, प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन तथा मरम्मत का कार्य प्रोटीन करते हैं। और आपका मनुष्य का शरीर 10 प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं करता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? रॉन्टजन ने आपका आविष्कार किया था। और टोरिसेली आप जानते हैं बैरोमीटर का आविष्कार किए थे। और बात करें हम इसके बारे में कुछ और की, तो मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत तथा गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम की खोज किया था। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और एक्सरे का उपयोग आपका चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। रदरफोर्ड ने फोटॉन की खोज किया था। आप बता दें टोरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? तो आपका बांग्लादेश की जुड़ी है। कितना जुड़ी है इसके बारे में? 4096 किलोमीटर जुड़ी है। वही बात करें चाइना की, तो चाइना की 3488 किलोमीटर लगता है। वही बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का आपका 3323 किलोमीटर लगता है। वही बात करें हम भूटान की बात करें भूटान की, तो भूटान का कितना लगता है? 699 किलोमीटर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया है? आपका न्यूजीलैंड को प्रभावित किया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस चक्रवात के प्रभाव के कारण न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजडम T20 प्लेयर ऑफ द 2022 में किन किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो आपका बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर आपका हरमनप्रीत कौर बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? तो आपका केरल ने आपका जीआई टैग सर्वाधिक जीता है। और 12 कितना जीता है आपका? वित्त वर्ष 2023 में केरल राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पाद हेतु सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। अप्रैल 2022 में मार्च 2023 के बीच 12 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट 96 नंबर 1 से 5 दिसंबर 2023 ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा? 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। इस आयोजन का विषय जो था हेल्थ केयर में उभरती चुनौती और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट करना है, वह पास कर सकता, ही वाज एबल टू पास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक से बताना है, तो यू मस्ट लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। तो यू मस्ट हाइव होगा, क्या होगा? तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विश आई वर, तो आई विश के साथ आई वर लगता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 99 का। उसके बाद यहाँ पर 100 का देखिए, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। इसका मतलब दिए गए वाक्य का इनडायरेक्ट फॉर्म होगा, ही फॉरबेड मी ओपन द डोर। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक जय हिंद।